हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर। लास्ट सेशन में हमने बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग किया एंड इसकी फीचर्स की। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे बैलेंस ऑफ पावर है, इसके मेथड्स और डिवाइसेस कौन सी हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सकते हैं। जब हमने बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग किया, हमने क्या कहा कि जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में पावरफुल नेशंस हैं वो क्या करती हैं, जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं इनको अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है। इस तरह वो क्या करती हैं, पावरफुल और बनना चाहती हैं। तो जब दो इक्वल पावरफुल नेशंस होते हैं, इनमें बैलेंस क्रिएट करना ही बैलेंस ऑफ पावर होता है। हम इसको एक तराजू की एग्जांपल से लेते हैं। तराजू में अगर इक्वल वेट होगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर एक साइड ज़्यादा वेट हो जाएगा तो एक नेशन के फेवर में हो जाएगा और अनदर के अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में इन दोनों तराजू को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें हम इक्विलिब्रियम है उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल एंड टेम्परेरी होता है। तो हर एक पावरफुल नेशन है अपनी पावर को इन्हेंस करने की कोशिश करती है। तो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि पोस्ट वॉर 1945 के बाद इसकी इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस हो गई है। तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, डिवाइसेस हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कंपनसेशन एंड पार्टीशन। इसका मीनिंग क्या है कि जब एक पावरफुल नेशन है किसी छोटी नेशन की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेती है, आफ्टर एनेक्सेशन क्या होता है, अदर पावरफुल नेशंस हैं वो भी उस पर अटैक कर देती हैं। इस तरह टेरिटरी को क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उस टेरिटरी की पार्टीशन हो जाती है। इसी को ही कंपनसेशन एंड पार्टीशन कहा जाता है। इसको जो कंपनसेशन एंड पार्टीशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, टेरिटोरियल कंपनसेशन। इट मीन्स क्या हो गया, एक नेशन के पास ज़्यादा टेरिटरी ना हो, अगर उसके पास ज़्यादा टेरिटरी हो जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो टेरिटोरियल बेस पर ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो उसकी टेरिटरी को एक्सपेंशन नहीं होने देना है। इसीलिए अदर नेशंस हैं वो भी बैलेंस को मेंटेन करती हैं, क्योंकि इट इंटेल्स द एनेक्सेशन और डिवीजन ऑफ द टेरिटरी। तो जब टेरिटोरियल कंपनसेशन होता है, जो नई टेरिटरी है इस नई टेरिटरी की डिवीजन हो जाती है। मान लो एक नेशन है, पावरफुल नेशन ए, पावरफुल नेशन बी, और इन्होंने कंट्री सी को अनेक्स कर लिया। किसने किया, कंट्री ए ने कर लिया। अब क्या होगा, अगर जे कंट्री ए सी कंट्री को अनेक्स कर लेगी तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक की तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो जो बी कंट्री है कि इसको टॉलरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए बी कंट्री भी क्या करेगा, सी को अनेक्स करने की कोशिश करेगा। अब ये दोनों इक्वली पावरफुल नेशंस हैं, तो अब क्या होगा, रिजल्ट एक ट्रीटी होती है जिसमें सी टेरिटरी को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, पावर जो टिल्ट थी एक की तरफ, अब पावर क्या होगी, बैलेंस में आ जाती है। इसी को बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। जब टेरिटरी को एक कंट्री एनेक्स कर लेती है, सेकंड कंट्री बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, टेरिटरी का कंपनसेट कर लेती है, उसका डिवीजन कर लेती है। तो ये क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ अ नेशन। कॉलोनिज्म, ये क्या था, हम ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, कॉलोनी क्यों बना रहे थे, ताकि इससे उनकी पावर इंक्रीज हो सके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही तो है। तो इस तरह दूसरे की कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना, ये क्या है, पावर को इंक्रीज करना है। तो इसलिए ये कहते हैं मैनी स्टेट्स ट्राई टू एक्वायर न्यू टेरिटरीज। तो जो नई टेरिटरीज को वो एक्वायर करने की कोशिश करती हैं, जिससे पावर है उनकी तरफ टिल्ट हो जाती है। सो राइवल नेशंस इमीडिएटली टेक स्टेप्स। तो राइवल कंट्री है वो कैसे चुप रह सकती है, वो क्या करती है, वो भी स्टेप्स उठाती है और इस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पार्टीशन होती है। इसकी एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में है, जब पोलैंड है, पोलैंड को 3 टाइम्स
पार्टीशन का सामना करना पड़ता है। पोलैंड 1772 में, 93 में, देन 95 में पोलैंड को 3 मेजर कंट्रीज रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों में पार्टीशन करनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया, पोलैंड की लैंड है, इसकी टेरिटरी को कंपनसेट किया जाता है अमंग द पावरफुल नेशंस, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है जो एक कंट्री की तरफ टिल्ट होगी उसको मेंटेन किया जाए। नंबर 2, एलायंसेस एंड काउंटर एलायंसेस। अब एलायंस का मीनिंग क्या हो गया, जो नेशंस हैं वो अपने ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलायंस। जब कुछ कंट्रीज पावरफुल बनने के लिए ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देती हैं तो वो एलायंस बन गई, और काउंटर एलायंस जो उसकी राइवल कंट्रीज है वो अपना ग्रुप बना लेंगी, तो ये क्या बन गया, काउंटर एलायंस बन गया। तो एलायंस एंड काउंटर एलायंस ये भी एक डिवाइस है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। मॉर्गनथाउन ने तो ये कहा है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एलायंस एंड काउंटर एलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एलायंस क्या होता है, एन अलायंस अमंग अ ग्रुप ऑफ नेशंस। जे ग्रुप ऑफ नेशन में एक एलायंस किया जाता है, आपस में मिल जाते हैं, एक संधि कर लेती हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ काउंटर एलायंस बाय द ओपोनेंट कंट्रीज। तो एक कंट्रीज ने मिलकर अपना एलायंस बनाया, तो जो अदर कंट्रीज है, जो ए की राइवल कंट्रीज है, जे क्या है, राइवल कंट्री, अगर ए अलायंस बनाएगी तो बी कैसे चुप रह सकती है, जी तो भी क्या करेगी, अदर छोटे छोटे नेशंस हैं इनको अपनी तरफ ले लेगी, तो जे भी क्या बनेगी, काउंटर एलायंस बनाती है। तो इस तरह जो बैलेंस ऑफ पावर है किसी एक कंट्री की तरफ टिल्ट होता है, जब काउंटर एलायंस बन जाता है उसके सामने इक्वली पावरफुल एलायंस बन जाएगा, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो ये नेशंस क्यों करते हैं, ताकि नेशंस हैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। अगर मैं अकेली हूँ, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, और दो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी अगर अदर कंट्रीज मेरा साथ देंगी तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर। इसीलिए क्या करते हैं, नेशंस अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए हमेशा यही काम करते हैं, तो वो एलायंसेस बनाते हैं। जरूरी नहीं है जे एलायंसेस परमानेंट होंगे, जे टेम्परेरी अडॉक बेसिस पर भी हो सकते हैं। आज के टाइम में मल्टीलेटरल एलायंसेस है वो चल रहे हैं, जैसे नाटो है, सीटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जब सोवियत यूनियन है पावरफुल बन रही थी तो उसके अंगेंस्ट क्या बनाया गया था, नाटो, और सोवियत यूनियन क्या था, वॉर्सो। इस तरह क्या बन जाते हैं, एलायंसेस एंड काउंटर एलायंसेस बन जाते हैं, तो मल्टीलेटरल एलायंसेस बन गए। और जो एलायंसेस हैं हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव एलायंसेस कौन से होते हैं, जो बैलेंस को अपसेट करने के लिए बनाए जाते हैं। अपसेट का मीनिंग क्या हो गया कि कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है, पावर को अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए क्या करती हैं, जब एलायंसेस बना लेती हैं, तो इसको कहते हैं ऑफेंसिव। पहले आपने शुरुआत की है तो क्या बन गया, अपसेट द बैलेंस, इट इज अ ऑफेंसिव। डिफेंसिव क्या हो गया, काउंटर एलायंस हो गया, जो क्या करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बन गए डिफेंसिव एलायंस। नंबर 3, आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स। आर्मामेंट का क्या है, आर्मामेंट आर्म रेस, जिसमें हम वेपन्स हैं, वेपन्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो बिग पावर्स हैं वो क्या करती हैं, आर्मामेंट रेस है इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं। तो जो बिग नेशंस हैं, सुपर पावर्स हैं, वो हमेशा यही चाहती हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो मेरे पास ही होने चाहिए। तो इस तरह आर्मामेंट रेस, जब एक नेशन है आर्म्स को इंक्रीज करता है तो जो ओपोनेंट कंट्रीज है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगी, वो वे आर्म रेस में इन्वॉल्व हो जाती है।
तो राइवल नेशंस आर्म रेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इस तरह जो पावर टिल्ट होती है इसको बैलेंस करने के लिए दोनों कंट्रीज हैं, जो कंट्री ए है एंड कंट्री बी है, उसकी राइवल कंट्रीज हैं, वो सभी आर्मामेंट्स बना लेते हैं। इस तरह जो अपना इंटेंडिंग एनिमी है उसको दूर रखा जा सके, जो इसलिए किया जा सकता है जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, साथ ही इंडिया एंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो इससे पहले चाइना के पास था, जब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था तो इंडिया को भी बनाने की जरूरत थी। तो इस तरह हम भी आर्मामेंट रेस में इन्वॉल्व हो गए। तो ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि हमारी राइवल कंट्री के पास ज़्यादा पावर्स थी। तो इस तरह आर्मामेंट है, आर्मामेंट से बैलेंस को इंक्रीज किया जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। तो डिसआर्मामेंट जब पोस्ट वॉर पीरियड में स्टार्ट होती है, इसमें क्या होता है, स्टेट्स एग्री हो जाते हैं टू रिडक्शन इन प्रोपोर्शनेट इन देयर आर्मामेंट, मीनिंग वो अपने आर्मामेंट्स में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन करेंगे। इस तरह हर एक कंट्री अपने आर्मामेंट्स को ख़त्म करेगी। लेकिन जो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी है, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी आज के टाइम में कहीं भी सक्सेसफुल वर्क नहीं कर रही है। तो डिसआर्मामेंट को जो फेवर करते हैं वो कहते हैं इससे हम बैलेंस ऑफ पावर है इसको मेंटेन कर पाते हैं, जो पावर टिल्ट हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में जब न्यूक्लियर वेपन है, क्या आप कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन किया जाएगा? आज के टाइम में जब एक कंट्री के पास ओवरलोडेड कैपेसिटी है टू किलिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इस टाइम में हम किस में रह रहे हैं? बैलेंस ऑफ टेरर में रह रहे हैं। अगर किसी कंट्री ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो सभी की सभी पॉपुलेशन है वो तबाह हो जाएगी। तो इस तरह आज का टाइम बैलेंस ऑफ टेरर क्या है, ना कि बैलेंस ऑफ पावर में है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? टेरर में जी रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन इट मीन्स क्या हो गया, जो पावरफुल कंट्रीज है वो इंटरवीन करती हैं इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द कंट्रीज। तो जो डिक्टेटरल इंटरफेरेंस है इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। मान लो एक कंट्री पावरफुल कंट्री है और जो इसकी लॉयल कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, अपोजिट कंट्री के साथ मिल जाती हैं। अब वो कंट्री क्या करती है, उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है, जिस वजह से वो कंट्री वापस अपनी कंट्री में आ जाती है, तो उसकी पावर को मेंटेन कर पाती है। तो ये यूजफुल है फॉर अ बिग नेशन टू रीगेन देयर लॉस्ट अलाई, जो अलाई उनको छोड़कर चले गए थे वापस उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह इंटरवेंशन की पॉलिसी से क्या किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन कभी कभी नॉन इंटरवेंशन से भी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। तो जो बिग पावरफुल नेशंस हैं वो न्यूट्रलिटी एटीट्यूड है इसको अडॉप्ट करते हैं। वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है उसमें न्यूट्रल रहते हैं। जब वो न्यूट्रल रहते हैं तो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी होगी। जब नॉन इंटरवेंशन होता है इट मीन्स क्या हो गया कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए कभी इंटरवीन भी करना पड़ता है, कभी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड रूल, मीनिंग डिवाइड करना, जो अपनी ओपोनेंट कंट्री है उसकी पावर को डिवाइड कर देना। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, जिससे बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन किया जाता है। इंडिया भी क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उन्होंने हम पर रूल करने के लिए क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो ये क्या है, टाइम ऑनर्ड पॉलिसी है ऑफ वीकनिंग द ओपोनेंट्स, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उसको वीक करने के लिए जो उसके इलाई मेंबर्स हैं उनको अपने साथ मिलाना, उनमें डिवीज़न कर देनी, जिससे जो अदर कंट्रीज हैं, अदर राइवल ग्रुप है वो क्या कर सके, वो ज़्यादा पावरफुल ना बन सके। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ब्रिटिश पॉलिसी है टूवर्ड्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। यूएसए है, यूएसए ने वेस्ट एशिया के लिए कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज
बफर स्टेट्स और बफर जोन्स। मीनिंग क्या हो गया? बफर जोन्स, बफर जोन का मीनिंग है टू पावरफुल नेशंस हैं, इनके बिटवीन एक नेशन है जो नेशन बफर स्टेट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना, इन दोनों में नेपाल है। नेपाल क्या है? बफर स्टेट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल को जो चाइना है, चाइना भी हेल्प करता है, इंडिया भी हेल्प करता है। हम ये नहीं चाहते नेपाल है चाइना के अंडर आ जाए, और चाइना है, चाइना ये नहीं कहता है नेपाल की टेरिटरी है इंडिया के अंडर आ जाए। तो हम दोनों की टेरिटरी एक्सपेंशन के बिटवीन जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? नेपाल कर रहा है। तो इस तरह जब टू पावरफुल नेशंस होते हैं, इनके बिटवीन कोई नेशन होता है जिससे दो पावरफुल कंट्रीज हैं आपस में लड़ नहीं पाती हैं, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर पाती है, तो वो कौन बन जाता है? बफर स्टेट बन जाता है। इसको वी डाइक है वो कैसे डिफाइन करते हैं? ही सेड बफर्स आर एरियाज विच आर वीक। वो क्या है? वीक हैं। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल चाइना और इंडिया दोनों के मुकाबले क्या है? वीक है। विच पोजेसिस कंसीडरेबल स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, लेकिन उसके पास क्या है? स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, उसके पास ऐसी लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्गर पावर्स, दो से ज़्यादा पावरफुल नेशन के बिटवीन एक वीक नेशन है। ईच ऑफ द स्ट्रॉन्गर पावर may seek to bring the buffer within its sphere। हर एक कंट्री यही चाहती है जो बफर स्टेट है मेरे कंट्रोल के अंडर आ जाए। इस तरह सभी उसके लिए क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं। तो जो मेजर फंक्शन होता है बफर का वो क्या है? जो टू पावरफुल नेशंस हैं इनको अलग अलग रखना। तो बफर क्या करता है? बफर स्टेट एक दूसरे को लड़ने से बचाता है। इस तरह वॉर को अवॉइड करना क्या बन जाता है? बफर स्टेट का काम बन जाता है, जिससे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज द होल्डर ऑफ द बैलेंस और बैलेंसर। मीनिंग बैलेंस है, बैलेंस को होल्ड कौन कर रखेगा? हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन है, हर एक कंट्री पावरफुल बनना चाहती है, लेकिन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक होल्डर की भी जरूरत है। तराजू की एग्जांपल ले रहे हैं, एक होल्डर तो भी चाहिए। तो होल्डर कौन बन जाता है? तो बैलेंसर कौन होता है? इट इज़ अ नेशन और अ ग्रुप ऑफ नेशंस। जो नेशन भी हो सकता है और नेशंस का ग्रुप भी हो सकता है, जो हमेशा क्या होता है? जो टू राइवल कंट्रीज है इनकी पॉलिसी से अलूफ होता है, अलग रहता है, इनमें इंटरवीन नहीं करता है। तो इसको कार्ल फ्रीडरिच कैसे कहते हैं? वो कहते हैं द लाफिंग थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है वो क्या करती है? दोनों में बैलेंस को मेंटेन कर रही है। तो जो बैलेंसर है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे ट्रेडिशनली ग्रेट ब्रिटेन था, वो क्या था? बैलेंसर था। जो सुपर पावर होता है वो बैलेंसर बन जाते हैं। पोस्ट वॉर पीरियड में 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर दोनों पावरफुल नेशन बन गए, तो जे बैलेंसर बन गए। उसके बाद जो नैम कंट्रीज थी, नैम कंट्रीज क्या बन जाती है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज थी वो इन दोनों में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, वो बैलेंसर बन जाती हैं। जब उसके बाद चाइना और इंडिया पर अटैक कर देता है, इंडिया हार जाता है, तो इंडिया की पोजीशन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इस तरह बैलेंसर है, बैलेंसर की पोजीशन चेंज होती रहती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बैलेंसर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक मेथड। अब मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए हमको अपने डोमेस्टिक एरिया में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कंट्रीज क्या करती है? अगर अदर नेशन की पावर टिल्ट हो रही है तो राइवल स्टेट्स हैं अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। तो राइवल पावर्स एक्वायर द डोमेस्टिक पावर, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस करते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक पावर के रिसोर्सेज हैं तो इंटरनली अपनी पॉपुलेशन को, चाहे वो छोटी स्टेट है लेकिन उसको इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन बन जाती है। यूक्रेन है, यूक्रेन के लिए यही कहा जाता था कि वो 5 या 7 डेज है, इससे ज़्यादा नहीं लड़ पाएगी, लेकिन उसकी पॉपुलेशन ने कैसे लड़ाई की रशिया के साथ, जिससे वो एक पावरफुल नेशन के रूप में सामने आता है। तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है
कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपके लोगों के एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज है, वो भी आपकी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की हेल्प करती है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस है जिससे हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है इसको बना सकते हैं। इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अपनी इंटरनल टेक्निक के साथ प्रोडक्शन करेंगे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। एंड लास्ट वन इज अदर मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। और कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें आता है पावर कंसोलिडेशन, देन टू टेक पीस इनिशिएटिव, बाय इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस। ये 3 वे से हम क्या कर सकते हैं, पावर को मेंटेन कर सकते हैं। पावर कंसोलिडेशन, जितनी भी आपकी पावर्स हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल पावर, इसको कंसोलिडेट कर दो तो बैलेंस ऑफ पावर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो पीस इनिशिएटिव, हम जो राइवल कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करते हैं, पीस इनिशिएटिव करते हैं, पीस प्रपोजल भेजते हैं। इस तरह वर्ल्ड का ओपिनियन है आपके फेवर में आ जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पावर है मेंटेन हो जाएगी टू टर्न वर्ल्ड ओपिनियन इन देयर फेवर। अब फ्रेंडली रिलेशन बनाना, इस तरह कभी कभी नेशंस हैं दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस है मिलकर कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के डिफरेंट वे हो गए जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हम वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में बैलेंस ऑफ पावर के डिवाइसेस की, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।